हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अजय। वेलकम ऑन लर्निंग लाइक फ्यूजन। इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे जो कि आने की संभावना है। तो यह है एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सेट 1 है। चलिए यह डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का डिस्कशन, पहला सवाल है कि कक्षा 5 के पाठ किसको जंगल कक्षा 5 के पास किसको जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से सुनाई, जिसमें उसने एक केंद्र तोरांग की स्थापना की थी जो कि देखता था। बेसिकली सूर्यमणि झारखंड से बिलोंग करती थी और सूर्यमणि के एनसीईआरटी में एक चैप्टर दी हुई है। उस सूर्यमणि यहाँ के आदिवासियों के हक में अपनी संस्कृति को विकसित करने के लिए, जंगलों के बचाव के लिए ऐसे कार्य किए थे। तो तोरांग का मतलब कुडुख भाषा में होती है जंगल, वन भूमि। तो ये जो थी केंद्र स्थापना की थी, वो क्या चीज़ का देखरेख करती थी? वो ज़मीन और जीविका की समस्याओं को देखरेख करती थी। वो भूख से रिलेटेड समस्या का देखरेख नहीं करती थी और वनों की समस्या से देखरेख नहीं करती थी। क्या करती थी? कुडुख संस्कृति की समस्याओं को, क्योंकि संस्कृति का बढ़ावा के लिए, अपने समाज के लिए देखरेख करती थी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब कुडुख है जो झारखंड में बोली जाने वाली एक भाषा है, कुडुख। इससे भी सवाल कई बार देखने को मिलता है कि झारखंड में बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? कुडुख भाषा है। और सूर्यमणि कहाँ की थी? तो वो झारखंड की रहने वाली थी। और कभी कभी आपको तोरांग का कुडुख भाषा में अर्थ पूछ लेता है, तो तोरांग का मतलब होती है जंगल। तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? अब सहयोग भावना की बात हो रही है, तो सहयोग हम कैसे सीख सकते हैं? जब भी हम किसी परिवार में हो या फिर सहपाठी के साथ में हो, तो ही ना हम सहयोग किससे करेंगे? जब हमारे पास कोई व्यक्ति हो, उसी ही सहयोग करेंगे। तो हम किससे सीख सकते हैं? तो परिवार से सीखी जा सकती है, समाज से सीखी जा सकती है, खेल में भी हम सीख सकते हैं। जैसे खेल में अगर कोई बच्चा गिर जाता है तो हम उसे सहयोग करते हैं, उसे उठाते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं। तो खेल के माध्यम से भी हम सहयोग की भावना सीख सकते हैं। तो हम कहाँ से सीखते हैं? परिवार से सीखते हैं, समाज से और खेल से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 3, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट है? अब सामाजिक कीट का मतलब क्या होता है कि वैसे कीड़े मकोड़े जो समूह में रहते हैं। जैसे लाइक चींटियां कभी अकेले नहीं रहती, वो क्या रहती है? समूह में रहते हैं। दीमक भी आप देखे होंगे कि एक साथ बहुत सारे दीमक ही होती है। मधुमक्खी भी आपने कभी अकेले देखी नहीं होगी। भृंग जो कि बेटल होती है, ये इस टाइप की देखने को मिलती है। ये कभी भी आपको समूह में देखने को नहीं मिलती, ये अकेले देखने को मिलती है। मतलब कि ये सामाजिक कीट नहीं है। तो जो हमें सवाल में पूछा गया ही है, क्या सामाजिक कीट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बालसाड़ शहर कहाँ पे है? हैदराबाद शहर है। तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? अब देखिए, हमें पूछा गया है कि बालसाड़ शहर के बारे में पूछा गया है, जो कि हैदराबाद में है। बालसाड़ जो है वो कहाँ पे है? हमारी गुजरात में है। और हैदराबाद शहर कहाँ पे है? तेलंगाना में है। तेलंगाना, जब भी हम मैप अगर बनाते हैं तो इस टाइप से हम देखने को मिलती है। और यहाँ पे कहाँ है? तेलंगाना है। और यहाँ पे कहाँ? गुजरात है। बालसाड़ शहर यहाँ पे है और यहाँ पे हैदराबाद है। तो इनकी दिशा पूछी गई है, तो किस दिशा में होगी? तो अगर हम देखते हैं तो ये इस पे यहाँ से हम देखते हैं तो ये किस दिशा में होगी? नॉर्थ वेस्ट दिशा में
नॉर्थ और वेस्ट, ये क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट दिशा में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, आप देख सकते हैं कि बालसार शहर कहाँ पे है, यहाँ इस आसपास पे है, और हैदराबाद आपको देखने को मिलेंगे तेलंगाना में, आपको यहाँ पे देखने को मिलते। तो अब इसके दिशा पूछी गई है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी उत्तर पश्चिम दिशा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में है, और एक अबू धाबी में कौन सा, क्या डॉलर वहां पे चलती है, नहीं, रुपया नहीं चलती है, यहाँ भारत में चलती है। डाका बांग्लादेश में चलती है। दिरहम, दिरहम ही है जो कि अबू धाबी की मुद्रा है। यह कैसे दिखती है, यह इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी। यह 50 दिरहम का एक नोट है। और एक है अबू धाबी में, इंडिया के टाइम के अपेक्षा वहाँ पे क्या चलती है, 1.5 मतलब 1.5 घंटा का समय पीछे चलती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 9th o'clock हुई है, तो वहाँ कितनी होगी, 7.30 होगी, मतलब 7:30 बजे होंगे। ये भी सवाल में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट, चिराव नृत्य के बारे में पूछी गई है। चिराव नृत्य में व्यक्ति क्या करता है कि बांस की डांडियों को पकड़कर युग्म में एक दूसरे को आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है, बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक क्या करते हैं कि बांस की डांडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं और ताल पर नाचते हैं। ऐसा चिराव डांस में क्या किया जाता है कि अब चिराव डांस, ये देख सकते हैं कि चिराव डांस में क्या होती है कि ये जो मर्द होते हैं वो बांस के डांडियों को पकड़ के रहते हैं और वो जमीन से ऊपर नीचे करते रहते हैं, और महिलाएं क्या होती है कि अपने पैरों को इस यहाँ से इस यहाँ पे करके धुन ताल के साथ नाचती रहती है। तो ये डांस कहाँ पे होती है, तो ये डांस होती है आपकी मिजोरम में। मिजोरम में चिराव डांस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, छत पर वर्षा का पानी संरक्षण करने भौम जल पुनः अवशोषित किया जाता है। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य ने किया था। कहने का मतलब है कि भौम जल का कब जो वर्षा जल आती है हमारे छत पे, और उनका संरक्षण हम कैसे करते हैं, उसको एक गड्ढा बना के या फिर कहीं घर पे टैंक बना के उसको संरक्षित करते हैं। तो ऐसी विधि सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी, तो ये सबसे पहले अगर ऐसी विधि की बात की जाए तो ये राजस्थान में हुई थी। राजस्थान में क्योंकि पानियों की कमी होती है और वर्षा भी कम होते हैं, और वर्षा कम होने के कारण जो भी वर्षा होती है उसे भौम जल में पुनः अवशोषित करने के लिए वहाँ पे एक टैंक बनाया जाता है, जिसे टाँका कहा जाता है। उसी में वो छत के पानी को स्टोर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। नेक्स्ट 8, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूछा गया, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है। तो आप देखेंगे कि जब पूर्वी भारत में आपको इस टाइप से देखने को मिलेंगे, तो ये जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी है, वो कहाँ से बहती है, इधर से बहते हुए आती है और इधर से क्या चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये कहाँ कहाँ से होकर आती है, अरुणाचल प्रदेश से होती है और असम से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 9, भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है, क्या है परिवार माध्यम, क्या है। देखिए, भावी पीढ़ी के समाजीकरण में कहने का मतलब है कि बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है तो वो जितने भी परिवार के गुण होते हैं वो सीखता है, और जो परिवार की संस्कृति होती है वो बच्चे ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाते हैं।
अगर हमें आज दादाजी नहीं बताए होते कि कैसे होली मनाई जाती है तो आज हम लोग नहीं जानते कि होली कैसे मनाई जाती है। तो सवाल में यही पूछा गया कि भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका तो ऑफकोर्स होती है, क्योंकि परिवार ही हमारे लिए लालन पालन का पोषण करती है और साथ ही साथ संस्कृति का हस्तांतरण भी हमारे परिवार और समाज के द्वारा ही होती है। तो इस परिस्थिति में परिवार क्या होती है, तो हमारे सबसे पहले अगर हम अपने संस्कृति का रूबरू जहाँ से होते हैं तो वो प्राथमिक होती है कि परिवार से ही हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, अपने संस्कृति के बारे में सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुई कई आंदोलनों के समर्थन में मिली निम्नलिखित में से किसने 1970 में चिपको आंदोलन का निर्णायक भूमिका। चिपको आंदोलन जो हुई थी वो उत्तराखंड में हुई थी। ये क्या हुई थी कि वहाँ लोगों के द्वारा बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे थे इंडस्ट्री सबको स्थापना के लिए या घर बनाने के लिए, तो उसके रोकने के लिए वहाँ पे चिपको आंदोलन में क्या होती थी कि महिलाएं जो होती थी वो पेड़ों को अपनी बाहों में भर लेती थी, जिसके कारण पेड़ काटने वाला नहीं काट पाता था। तो ये किसने किया था, इसकी शुरुआत या निर्णायक भूमिका कौन थे, तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा थे, जो कि चिपको आंदोलन 1970 में स्टार्ट किए थे। और ये कहाँ स्टार्ट हुई थी, उत्तराखंड में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 11 महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्ति को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि कहीं भी इंडस्ट्री बैठाने के लिए या फिर बड़े बांधों का निर्माण करने के लिए बहुत ही बड़ी एरिया चाहिए होता है। तो उस एरिया पे रहने वाले व्यक्ति का दूसरे स्थान पे जाना क्या कहलाता है, तो क्या वो तबादला कहलाता है। तबादला ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि आप अगर यहाँ से वहाँ चले जाते हैं तब वहाँ दोबारा आ सकते हैं। तो ये तो नहीं है कि हम अब तो वहाँ बांध बन जाएगी तो हम क्या फिर से उस एरिया पे रहने आ सकते हैं, तो नहीं। स्थानांतरण द्वारा अंदर आना है, स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना। तो हम जो देखते हैं ये स्थानांतरण द्वारा अंदर और ना ही बाहर होती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये होती है विस्थापन, जो कि एक बार परमानेंट हम दूसरे स्थान पे चले जाते हैं बांध बनने के कारण। ऐसी स्थिति को क्या बोला जाता है, विस्थापन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 12 हमें पके हुए भोजन को खाना या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार। कहने का मतलब है कि यहाँ पके हुए भोजन को अगर हम खुले छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाती है कि खराब होना स्टार्ट हो जाती है, और अगर उसको हम फ्रिज में ना रखें तो भी क्या होती है, वो खराब होने लगती है। तो कौन सा ऐसा कारक है जो कि इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होती है, किसके कारण होते हैं, तो क्या वो कीड़े मकोड़े के कारण होते हैं। अगर हम खाना को अगर रख देते हैं तो क्या उसे फटाफट कीड़े आके तुरंत खराब कर देंगे, तो ये नहीं होती है। क्या विषाणु होती है, वायरस के थ्रू होती है, तो ये भी नहीं है। ये होती है आपकी फफूंदी के कारण भी, ये भी नहीं होती है। फफूंद के कारण कैसे होगी, और ये होती है बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया हमारे वायुमंडल में स्थित होते हैं और जिसके कारण जब अगर हम खाना खुला छोड़ते हैं तो वो हमारे खाने पे आ जाते हैं, जिसके कारण हमारे खाना क्या होती है, खराब होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होती है कि बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण हमारे खाना क्या होती है, खराब होने लगते हैं। 13 क्वेश्चन, प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट में उसके पैक बंद करने की तिथि दी जाती है, क्यों दी जाती है। आपने देखा होगा एक आपने मिक्सचर भी खाई होगी तो वहाँ लिखा होता है पैकिंग डेट, और जितना एक्सपायरी डेट दी होती है कि इतना दिन में एक्सपायर हो जाएगा।
तो क्या होती है कि प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी निर्धारित आयु होती है, तो ऑफकोर्स होती है, इसलिए तो दी जाती है वहाँ की इतना से इतना दिन तक ही इस चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। भोज्य पदार्थ के प्रक्रम और पैकिंग की अवधि में कोई परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है। परिरक्षक मतलब कि कहने का मतलब है कि वहाँ वैसे जैसे हम अगर मिक्सचर के पैकेट देखते हैं तो फूला हुआ रहता है, वहाँ नाइट्रोजन दी जाती है। परिरक्षण का कहने का मतलब है कि जल्दी खराब ना होने के लिए वहाँ पे कुछ दी जाती है। जैसे नाइट्रोजन भरे हुए पैकेट जल्दी खराब नहीं होते हैं, और बेसिकली खाने वाले जो पैकेट युक्त पदार्थ जो होते हैं उस पे नाइट्रोजन रहती है। तो ये भी ऑप्शन सही है कि हाँ उस पे दी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है कि कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं, इसे खराब कर दे। तो हाँ ये इसलिए तो ही ना एक्सपायरी डेट दी जाती है, ताकि उसके बाद इन चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए दी जाती है ताकि उसके बाद क्या होती है, खराब होने लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है कि हमें उन भोज्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो चुकी। तो हाँ जब भी हम दे कभी दुकान से सामान ले तो देख के ले कि क्या एक्सपायरी डेट तो कहीं ज़्यादा नहीं हो गया है। मेनली खाने पीने वाला सामान में ज़्यादा देखी जाती है, हर दवा के में तो और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है, नहीं तो जो रोगी है उससे कुछ भी हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन में ABCD चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 14 मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम। मच्छरों के प्रजनन कहने का मतलब है कि प्रोडक्शन, मच्छर कैसे बनते हैं, उसको रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती है। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। कहने का मतलब है कि वैसे जो विधि है जो कि मच्छर के रिप्रोडक्शन को नहीं रोकते हैं। तो क्या कूलर के पानी को समाप्त सप्ताह में कम से कम 2 बार बदलना चाहिए? तो हाँ बदलना चाहिए, क्योंकि ये क्या होती है, इस पे शायद मच्छर है जो कि लार्वा बनाना स्टार्ट करे और उससे अंडा बन के वहाँ मच्छर पनपना स्टार्ट हो सकते हैं। तो हाँ ये हो सकती है। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डाले जो कि मच्छरों के लार्वा को खा जाते हैं। हाँ तो ये जितनी ज़्यादा अगर मछली तालाब में होंगे तो उसके सतह पे, तालाब के पानी के सतह पे लार्वा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि लार्वा मछली खा जाएगी। तो मच्छरदानी का प्रयोग करते, क्या आपने अगर मच्छर वाले अगर आपके घर में मच्छर है और आपने मच्छरदानी लगा के अगर सोया हुआ है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मच्छरदानी आप लगाएं और मच्छर मर जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो क्या होती है कि रिप्रोडक्शन में इसका कोई मतलब ही नहीं, इम्पोर्टेंस ही नहीं है। मच्छरदानी केवल आपको मच्छर से बचाव के लिए होती है। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया हो तो तेल का छिड़काव करें। हाँ तो इसके द्वारा क्या होती है कि इन तीनों ऑप्शन में हम देखते हैं कि मच्छर को पनपने पे ये रोकथाम की जाती है। अगर कूलर को हम बार बार ना साफ करें तो उसमें मच्छर पनपने का चांस है। अगर तालाब में के पानी में ज़्यादा से ज़्यादा मछली ना हो तो उसके सतह पे लार्वा बनने लगे और उससे भी मच्छर पनप सकते हैं। और डी में है कि अगर गड्ढे में बरसात के दिनों में इधर उधर पानी इकट्ठा हो जाए, या फिर घर में बहुत सारे सजावटी सामान में फूलों के गमलों में पानी जम जाती है जिसके कारण मच्छर हो जाते हैं, इन जगहों पे क्या करना चाहिए, हमें तेल, मिट्टी तेल, केरोसिन ऑयल का क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। तो ये तीनों क्या है कि मच्छर के प्रजनन, रिप्रोडक्शन के लिए रोकथाम है। लेकिन मच्छरदानी लगा के हम मच्छर का प्रोडक्शन को रोक नहीं सकते। हम इसके मच्छरदानी के प्रयोग से मच्छर से बच सकते हैं, लेकिन इसके प्रोडक्शन में हम कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 15 दस्त के रोगियों को चिकित्सा परामर्श देता है कि वे अधिक मात्रा में उबल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक और चुटकी भर चीनी मिला हुआ पिए। क्यों पीने? ऐसा दस्त मतलब होती है कि लूज मोशन वाले व्यक्ति को क्यों ऐसा डॉक्टर परामर्श देता है कि आप जितना से जितना हो उबला हुआ पानी पिए। उबला हुआ पानी वैसे पानी
जो उबला हुआ हो और ठंडा भी हो, ऐसा ना हो कि गर्म हो, वो ठंडा हो। और उसमें क्या करना चाहिए कि थोड़ा चुटकी भर नमक और चुटकी भर चीनी डालना चाहिए। क्यों डालना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है कि केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख पाता है, तो ऐसी बात नहीं है। चीनी और नमक इसलिए ही डाला जाता है क्योंकि आंत इन्हें आसानी से सोख लेता है। चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखे जाते हैं, तो हाँ ये सही है। और उबलने पर जीवाणु रहित हो जाते हैं। तो अगर हम पानी को उबाल देते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। तो ऑप्शन बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आपको ये सेशन अच्छा ही लगा होगा। आप 15 आउट ऑफ कितना नंबर लाएं ये ज़रूर बताएं। आपकी 15 आउट ऑफ कितना नंबर आए, और ये सेशन आपको कैसे लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। You are amazing. Keep learning, keep growing. Thank you.